चलो स्टार्ट करें क्या? यस सबसे पहले हमने देखा इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस टू क्लेम आईटीसी। सबसे पहला चीज जो हम बोल रहे हैं सबसेक्शन 1 के अंदर जो है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू एंड रिस्ट्रिक्टेड टू सेक्शन 49 आईटीसी क्लेम कर सकता है इफ ही यूजेस द गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वेरी गुड। सच अमाउंट इज रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। करेक्ट। 49 को बोले हम साइड में हो जाओ क्योंकि 49A, B और 88A रूल आ गया जो बोलता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 49। जो चीज़ें कॉमन है तो हम वो किसकी मानेंगे? 49A, B और 88 है। बट कुछ चीज़ें अगर इनमें नहीं दी है तो ओरिजिनल रूल प्रिवेल करेगा, जिसका इम्प्लीकेशन हमने इधर बनाया जो बोलता है एग्जॉस्ट द क्रेडिट लेजर ऑफ आईजीएसटी फर्स्ट और फिर सी और एस यूज करो, बराबर। और आईटीसी ऑफ आईजीएसटी विल बी यूज्ड फर्स्ट फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड देन सी और एस यूज होएगा, बराबर। और या तो अपन इसको ऐसे बोले आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में पूरा यूज करो फिर सी और एस को दो, दोनों भी चीजें सही है, ठीक। इससे हमारा फाइनल सीक्वेंस जो है वो ऐसा बना, आईजीएसटी का के पेमेंट के लिए सबसे पहले क्रेडिट किसका यूज करोगे? फिर वेरी गुड आई सी एंड एस। सीजीएसटी के पेमेंट के लिए सबसे पहले किसका क्रेडिट यूज करोगे? फिर वेरी गुड एस के लिए सेम आई फिर एस, यू के लिए सेम आई फिर यू, समझे? फिर हमने सबसेक्शन 2 देखा नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। आईटीसी तब ही मिलेगा जब ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, मतलब सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बराबर। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन मतलब ये सेक्शन में कहीं भी हमको एलिजिबल मिल हो रहा है क्रेडिट फिर भी हम नहीं ले पाएंगे। यस 6 कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। क्या क्या है? He is in possession of tax invoice, debit note और such other document as may be prescribed। क्या prescribed है? Invoice, RCM invoice, ISD invoice, debit note, bill of entry, जिसमें एटलीस्ट ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? अमाउंट ऑफ टैक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वैल्यू ऑफ सप्लाई, GSTIN ऑफ सप्लायर, रेसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, बराबर। यस अगला देखा हमने सप्लायर ने अपने GSTR 1 और 1A में फाइल करा होना चाहिए, रेसिपिएंट के कहाँ दिखना चाहिए? 2B में। 2B में जो दिख रहा है इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। ही हैज रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज और बोथ, बराबर। बिल टू शिप टू के मॉडल में डीम्ड रिसीव्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट हमने बोला टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट आइदर बाय कैश और क्रेडिट। नेक्स्ट इज फर्निश्ड द रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39। समझ में आया? इधर तक कोई डाउट? फिर हमने फर्स्ट प्रोविजो देखा जो बोलता है वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस, एक ही इनवॉइस के जो गुड्स है अगर आप वो लॉट्स या इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हो तो आईटीसी कब ले पाओगे? जब लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट आप रिसीव करोगे तब, समझे? ये आपके बहुत बार पेपर में आया है, आरटीपी में आया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप फेब में रिसीव कर रहे हो, बाकी का आप अप्रैल में रिसीव करोगे, क्या फेब के इसमें आप आईटीसी ले सकते हो प्रोपोर्शनेट? आंसर इज नो। आईटीसी तभी मिलेगा जब आपका लास्ट लॉट रिसीव हो रहा है और पूरे का मिलेगा, करेक्ट? समझे? यस अगर मैं इन्वॉइसेस अलग अलग दूँ तो जैसे फर्स्ट इन्वॉइस में हमने कुछ इशू किया और वो आइटम्स भेज दिए, सेकेंड इन्वॉइस में जो आइटम्स हमने इशू किए वो नहीं भेजे तो फर्स्ट इन्वॉइस का क्रेडिट में ले सकती हूँ? आंसर इज यस, समझे? आगे बढ़े। लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स कब आएंगे? एक ही इनवॉइस के अगर आप टुकड़ों में बेचते हो सामान तो, करे। अब हम देखने जा रहे हैं प्रोविजो, करे। बट प्रोविजो 2 देखने के पहले एक चीज मुझे बताना, हमने 6 कंडीशंस देखी अभी, करे। बिना देखे एक बार बोले क्या? आइज क्लोज करो तो। First, he is in possession of tax invoice, debit note, such other document as may be prescribed. Second क्या है? सप्लायर ने GSTR 1 में डालना चाहिए, रेसिपिएंट के 2B में दिखना चाहिए, 2B में जो दिख रहा है थर्ड बोलता है इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, वेरी गुड। फोर्थ क्या है? गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्या है?
वेरी गुड, टैक्स का पेमेंट तो जाना चाहिए टू द गवर्नमेंट, करेक्ट, आइदर बाय कैश और क्रेडिट, जो भी सप्लायर चाहे, करेक्ट। लास्ट है ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39, बराबर। क्या इधर कोई भी कंडीशन में हमने बोला है कि आपको सप्लायर को पेमेंट कर देना चाहिए तो ही आप क्रेडिट ले सकते हो, वरना नहीं बोला है, बराबर। हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स तो सप्लायर पे करता है, करेक्ट। आइज ओपन करो। ये 6 की 6 कंडीशन में कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि पेमेंट टू सप्लायर इज अ नेसेसरी कंडीशन, बराबर। तो हियर वी कैन सी दैट पेमेंट टू सप्लायर इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन टू क्लेम आईटीसी, करेक्ट। तो हम ले सकते हैं क्या उसके बिना क्रेडिट, मतलब कि सप्लायर को पे करे बिना रेसिपिएंट आईटीसी ले सकता है, बस उसने उसके जीएसटीआर 1 में दिखाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि अरे 1 में दिखाया मतलब पे नहीं करा है क्या, तो आंसर इज नो। जीएसटीआर 1 है ना, खाली डिस्क्लोजर का होता है, जिसमें आप सिर्फ डिटेल्स जो है वो फर्निश करते हो, समझे। तो अगर डिटेल्स में फर्निश किया सप्लायर ने, हमारे 2B में दिख गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसके बाद में इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। गुड्स रिसीव्ड, ये हो रहा है, हमने गुड्स रिसीव कर लिए। पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, ये भी हो गया। टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट को पे कर दिया। मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन पहले दे रही थी वो आगे आएगा, अभी तक आया नहीं है तो वो छोड़ देना, ठीक है। ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39। इधर कहीं भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सप्लायर को रेसिपिएंट ने पेमेंट कर देना चाहिए, इधर तक क्लियर है। बट ये अनफेयर हो जाएगा क्या, बेचारा सप्लायर ने क्या किया, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, बराबर। टैक्स मस्ट बी पेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बेचारे सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया, बट हमने क्या किया एज अ रेसिपिएंट, इसको पेमेंट ही नहीं किया। सही है, पर क्या ये नॉर्मल बिजनेस में होता है? क्रेडिट पीरियड दिया जाता है क्या, मतलब 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद पेमेंट करो, बराबर। हमने बोला ऐसे तो हम बोल रहे हैं पेमेंट करना ज़रूरी नहीं है सप्लायर को टू क्लेम द क्रेडिट, बट आपको ये पेमेंट कर देना है विद इन 180 डेज, समझे। ये हमने बोला वाया प्रोविज़ो। प्रोविज़ो 2 बोलता है पेमेंट शुड बी मेड टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, समझे। पक्का सप्लायर नॉर्मली पेमेंट करता है तो हम सप्लायर को पे करेंगे, सप्लायर गवर्नमेंट को करेगा। बट अगर आरसीएम के ट्रांजैक्शंस है तो हम खुद ही पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आरसीएम को ये 180 डेज का प्रोविज़ो नहीं लगेगा, सिंपल। गवर्नमेंट को कब चोट पहुँचेगा, जब टैक्स जो है वो सप्लायर पे कर रहा है और बेनिफिट ये लेके जा रहा है विदाउट पेइंग द टैक्स। अगर टैक्स ये पे ही नहीं कर रहा है, इनके आपस में जो हो रहा है उससे जीएसटी डिपार्टमेंट को मतलब है क्या? नहीं। अगर टैक्स खुद रेसिपिएंट पे कर रहा है और क्रेडिट रेसिपिएंट ले रहा है तो नहीं। फिर कॉन्ट्रैक्ट टैक्स घुसेगा आपका बीच में या दूसरा पार्ट घुसेगा, जीएसटी लॉ घुसेगा क्या बीच में? नहीं। ये कब आएगा, जब टैक्स ये पे कर रहा है, क्रेडिट ये लेके जा रहा है और 180 डेज के अंदर अंदर इसको पेमेंट नहीं कर रहा है, बराबर। समझे ये चीज़ क्लियरली। तो ये प्रोविज़ो हम एक बार वापस बोलते हैं। दिख रहा है ना हमको, ये प्रोविज़ो बोलता है 180 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, वेरी गुड, पेमेंट शुड बी मेड टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इफ कर दिया हमने विद इन 180 डेज तो बढ़िया, क्रेडिट तो हम पहले ही ले चुके थे, अब कुछ करेंगे क्या, नो अदर एडजस्टमेंट। अगर हमने नहीं किया देन सच आईटीसी हैज़ टू बी रिवर्स्ड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, समझे। फिर बाद में जब भी पेमेंट करेंगे हम रेसिपिएंट सप्लायर को,
तब वापस आईटीसी क्लेम कर लो। समझे? उसको कोई टाइम लिमिट दिया है क्या हमने? 16(4) का ऐसा हमको टाइम लिमिट पता नहीं है क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। जब पढ़ेंगे तब इस पर वापस आएंगे। तो ये टाइम लिमिट का सिर्फ इतना समझ लो कि कोई टाइम लिमिट दिया है कि हमको रिक्लेम करने पे या पेमेंट करके वापस क्लेम करने पे नहीं। अगर आपने 180 दिन तक सप्लायर को पे नहीं किया, नो, तो रिवर्सल होएगा आईटीसी का। अब आपने गलत आईटीसी ले लिया था तो रिवर्स कर रहे हो। अब रिवर्स कर रहे हो तो जितने दिन आपके लेजर में था पड़ा हुआ उतना आपने यूज़ किया होएगा। अगर यूज़ किया होएगा तो उसका इंटरेस्ट पे करो, ठीक है, 18% से। समझे? यूज़ किया तब। ये अपन इंटरेस्ट टॉपिक पे जाएंगे ना तब देखेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। समझे ये चीज़? पक्का? एक क्वेश्चन आना चाहिए। पेमेंट सप्लायर को विदिन 180 डेज हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो आईटीसी रिवर्सल। कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है क्या? सबसे पहला चीज सप्लाई, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, supply includes clause A, all forms of goods or services such as doctor detail made or agreed to be made for consideration in the course or furtherance of business. Clause B, import of services for consideration whether or not in the course or furtherance of business. Clause C, activities to be treated as supply even if made without consideration. ये तो एक्टिविटीज ही ऐसी है जिसमें कंसिडरेशन नहीं जा रहा है, फिर भी सप्लाई है। अब कंसिडरेशन नहीं है तो रेसिपिएंट क्या आईटीसी नहीं लेगा? क्योंकि इन्होंने तो बोला 180 डेज में तुमको पेमेंट करना है। वो हमने बोला था रूल्स में देखोगे आप कि क्या वैल्यू उसका बुक्स में दिखाना है वगैरह वगैरह। फाइनल लेवल में आएगा रूल्स। सप्लाई है, वैल्यू हो गया। अब बताओ मेरे को 180 डेज में पेमेंट तो हम कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या रेसिपिएंट आईटीसी नहीं लेगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन समझा क्या? तो प्रोविज़ो के अंदर जो रूल है उसका प्रोविज़ो आया जो बोलता है बट अगर डीम्ड पेमेंट है ना शेड्यूल 1 के अंदर, सॉरी, बट अगर सप्लाई है ना शेड्यूल 1 के अंदर तो हम बोलेंगे डीम्ड पेमेंट। समझे? पक्का क्या? एक और डाउट आना चाहिए। सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी बोलता है कि अपना वो जो मिस्टर डब्ल्यू था सप्लायर था, बट इसका ये जो केटरिंग बिजनेस कर रहा था उसका हम रेसिपिएंट जो बर्थडे पार्टी मना रहे थे सप्लायर को पेमेंट करना था बट रेसिपिएंट ने कर दिया एंड दिस वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस टू बी पेड और पेएबल, दैट विल बी एडेड बैक टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। करें? बट एक चीज़ समझो, सप्लायर को करना था बट रेसिपिएंट ने कर दिया, पर सप्लायर ने किया क्या? भले ही इसने इसके बिहाफ पे किया बट इसने खुद ने किया क्या? तो कंसिडरेशन तो किया ही नहीं अभी। प्रॉब्लम समझा क्या? समझा क्या? पेमेंट इसको करना चाहिए था इधर, पर इसने कर दिया। इसका तो हमने वैल्यू में ऐड कर दिया, सब कुछ कर दिया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका क्या ट्रीटमेंट है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखा, बट इसने तो इसको किया ही नहीं, तो ये आईटीसी ले सकता है क्या? हुआ है बट उसने नहीं किया ना। हमने किधर बोला बिहाफ पे करोगे तो चलेगा? रेसिपिएंट ने पेमेंट करना चाहिए। बिहाफ पे किया तो कंसिडरेशन है, बट हमको इधर पे बोला रेसिपिएंट ने पेमेंट करना चाहिए, तो इसीलिए सेकेंड प्रोविजो
बोलता है हमको सेक्शन 15(2)(b जो है डीम्ड पेमेंट, सप्लायर की जगह किसी और ने पे किया तो भी डीम्ड पेमेंट टू द सप्लायर। समझे? पक्का? चिन्मय क्यों बोल रही हूँ मैं तुमको? चैतन्य, एक है चिन्मय। ठीक है, आप इतने स्मार्ट लोग हो, इतने समझदार लोग हो, डीटी इतना अच्छा लगता है आपको, बराबर? तो डीटी का एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? हमने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है? हमने एक मशीनरी खरीदी 50 लाख की। बराबर? इस पे जीएसटी पे किया। कितना? फॉर एग्जाम्पल 10%। हाँ, ऐसा कोई रेट है नहीं, बट कैलकुलेशन में हमको करना नहीं, पढ़ना नहीं, इसके लिए हम 10% ले रहे हैं। तो मशीनरी है 50 लाख की, जीएसटी लगा उस पर 5 लाख का, टोटल मशीनरी का इनवॉइस वैल्यू कितना हुआ? 55 लाख, करेक्ट? अब आप मुझे बताना, डेप्रीसिएशन आप 50 लाख पे लेते हो या 55 लाख पे डीटी में? इतने होशियार लोग हो, बता दो जल्दी से। आंसर है दोनों भी सही है, सब जीत गए। बस हम बोल रहे हैं डेप्रीसिएशन मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब क्या होता है? अब मीनिंग बोल रहा हूँ। अच्छा, अब हिंदी में बोल रहा हूँ मीनिंग। उससे क्या होता है? आप डेप्रीशिएट करते हो तो जितने अमाउंट से डेप्रीशिएट करोगे आपका प्रॉफिट उतने से कम होएगा, बराबर है ना? उतना माइनस करते हो ना डेप्रीसिएशन का अमाउंट, एक्सपेंस आउट करते हो, तो प्रॉफिट कम होएगा तो कम अमाउंट पे टैक्स जाएगा। मतलब हम टैक्स कम पे करते हैं क्या डेप्रीसिएशन की वजह से? हम बेनिफिट लेते हैं मतलब। तो हम बोल रहे हैं कि डीटी में अगर आपने 55 लाख पे डेप्रीसिएशन ले लिया तो आपने 55 लाख पे बेनिफिट ले लिया, जिसमें ये जीएसटी का भी बेनिफिट आ गया, तब आप आईटीसी ले सकते हो क्या? तो हम बोल रहे हैं नहीं, क्योंकि आपने डीटी में ऑलरेडी बेनिफिट ले लिया तो आपको आईडीटी में बेनिफिट मिलेगा क्या? पर अगर आपने 50 लाख पे डेप्रीसिएशन लिया, यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो एवरी ईयर 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख का बेनिफिट लोगे आप। ये 5 लाख का कहीं पे बेनिफिट लोगे क्या? तो हम बोल रहे हैं फिर जीएसटी में इसका आईटीसी ले लो। समझे? पक्का? ठीक है। हम अगर 55 लाख पे डिप्रीसिएशन लेते हैं और यूजफुल लाइफ समझो 5 साल है, तो हम डिप्रीसिएशन कैसे लेंगे? 11 लाख पर ईयर। मतलब हम एवरी ईयर जो प्रॉफिट है उसमें से 11 लाख कम 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 करते जाएंगे, तो उसका बेनिफिट हम ले रहे हैं, जिसमें ये जो 1 लाख का हिस्सा है ये जीएसटी का हिस्सा है, इसका भी हम बेनिफिट ले लिए हैं। तो हम बोल रहे हैं इस केस में आईडीटी में जीएसटी का बेनिफिट आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं। आईटीसी लेना मतलब टैक्स जो पे किया है उसका बेनिफिट लेना, ठीक है। बट अगर आप 10 लाख पे डेप्रीसिएशन लिए हो तो आप पूरे 5 साल मिला के भी कितने अमाउंट पे ले रहे हो? खाली इसका कोई बेनिफिट कहीं पे भी लिए हो क्या? तो आईटीसी में हम आपको बेनिफिट दे देंगे, मतलब आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। ये बताने के लिए आया हमको सबसेक्शन 3, जो बोलता है जो टैक्स कंपोनेंट है जीएसटी का, उस पर डेप्रीसिएशन का बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्लेम किया है तो आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, एंड वाइस वर्सा, मतलब क्लेम नहीं किया है तो आईटीसी इज अवेलेबल। इधर पे एग्जाम्पल दिया है 50 लाख का वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी है 18% से 9 लाख का, टोटल 59 लाख है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पे डेप्रीसिएशन लेते हो तो आईटीसी मिलेगा, क्योंकि जीएसटी कंपोनेंट पे बेनिफिट लिया है क्या? नहीं। बट अगर 59 लाख पे डेप्रीसिएशन लिया है आपने
तो आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा क्या? नो। समझे? आगे बढ़े। सबसेक्शन 4 सिंपल। अगर आप 1 महीने का क्रेडिट लेना भूल गए, सपोज जनवरी मंथ में हो, एक सेकेंड, सपोज आप जनवरी मंथ में हो, आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे थे, जैन का रिटर्न आप करोगे फाइल फेब में, ठीक है, 10, 15, 20 जो भी तारीख है, सपोज 20 फेब को आप रिटर्न फाइल करते हो, तो पूरे जैन में जो भी क्रेडिट बनता है आप आईटीसी लोगे इधर, ठीक है। 10 बिल्स थे, गलती से एक छूट गया, हमने 9 बिल्स का लिया, अब क्या करोगे? अगले महीने ले लेंगे। तो डिपार्टमेंट बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, फेब का जब रिटर्न फाइल करोगे उसके साथ साथ ले लेना, ठीक है। अब फेब में भी मैं भूल गई लेना, फिर मार्च में भी भूल गई तो अप्रैल में भी भूल गई तो मई, पर कुछ तो अंत होना चाहिए, तो इन्होंने टाइम लिमिट सेट कर दिया कि ये फाइनेंशियल ईयर का जो भी क्रेडिट है, अगर आप भूल जाते हो लेना, कब तक ले सकते हो? अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, यस, व्हिचएवर इज अर्लियर। समझे? तो पिछले पाप जो भी आप करे हो वो कब तक साफ कर सकते हो? व्हिचएवर इज अर्लियर। सिंपल, पक्का? तो कोई इनवॉइस अगर हमने नहीं फाइल किया, लास्ट डेट टू क्लेम द क्रेडिट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर इज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। सिंपल। 30 नवंबर आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। तब तक ही आईटीसी ऑफ ओल्ड इनवॉइस और डेबिट नोट इज अलाउड। क्या हम डेबिट नोट को सप्लीमेंट्री इनवॉइस बोलते हैं? यस, मतलब डेबिट नोट का भी अगर हमको क्रेडिट लेना है तो वो भी, उसका भी टाइम लिमिट होना चाहिए। डेबिट नोट इशू करने के ऊपर हम टाइम लिमिट दे रहे हैं क्या? नहीं, इशू हो गया, वो पीरियड का हो गया इशू, उसका क्रेडिट कब तक ले सकते हो उसका टाइम लिमिट दिया है इधर पे। समझे आयुष? पक्का? हर्ष? तो हमने बोला डेबिट नोट इशू करने का कोई टाइम लिमिट है क्या? नहीं। मतलब मैं अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मेरा इनवॉइस है, क्या मैं डेबिट नोट मार्च 25 में इशू कर सकती हूँ? इसका फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा? है ना, फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा? 24-25? हाँ, इतना आगे नहीं गए अभी हम, होशियार इंसान। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, तो 23-24 रहेगा, सॉरी 24-25 रहेगा, ना कि 22-23। समझे? यस। तो अब 24-25 है तो इसका ड्यू डेट क्या रहेगा? लास्ट डेट टू क्लेम द क्रेडिट 30 नवंबर 25 और एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। सिंपल। तो डेबिट नोट के लिए उसके पीरियड का इशू करने का टाइम लिमिट रहेगा टू क्लेम द क्रेडिट। ध्यान रखना, हम क्रेडिट क्लेम करने का लास्ट डेट सेट कर रहे हैं, हम डेबिट नोट इशू करने का लास्ट डेट बोल रहे हैं क्या? नहीं, डेबिट नोट के आईटीसी का लास्ट डेट बोल रहे हैं। करेक्ट? समझ में आया? लिखते हो? यह है सबसेक्शन 4।